हमारे 5 ही फंड है। म्यूचुअल फंड में 15 हैं, बट यहाँ 5 ही फंड है जो 5 थीम पे चलते हैं, और उन्हीं फंड्स को हम पीएमएस में भी देते हैं, उसी फंड को हम एआईएफ पे भी दे रहे हैं, और उन्हीं फंड्स को अब हमने गिफ्ट सिटी में डॉलर डिनोमिनेटेड स्ट्रक्चर पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, राइट, फॉरेक्स रिजर्व्स ऊपर जा रहे हैं, आपके जीएसटी नंबर्स देख लीजिए, कोई भी ऐसा मैक्रो डेटा पॉइंट देखिए, ये सब एक पॉजिटिव बुल मार्केट की तरफ इशारा करता है। 2007 में जब इंडिया की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन टच हुई थी, रामदेव जी ने एक वेल्थ क्रिएशन लिखी, इंडिया नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। 60 साल लगे 1 ट्रिलियन पहुंचने में। उनका ये मानना था कि अब अगला ट्रिलियन और अगला ट्रिलियन जल्दी आएंगे, और एक्चुअली आप देखेंगे 2007 से लेकर 2025 तक हम 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन होकर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, राइट। 5 करोड़ इन्वेस्टर्स पर हम आ गए म्यूचुअल फंड, 50 करोड़ तक कब पहुंचे? म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है ना, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हंसते हंसते कट जाएं रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। आज एक ऐसे ही इंसान से आप सबको मिलवा रहा हूं, बहुत ही प्रिय है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और वो इसलिए है कि काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब उनसे मिलें तो एक स्माइल रहती है उनके फेस पर। अखिल चतुर्वेदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल। थैंक यू विवेक। इस शो का नाम क्योंकि सिंपल है और आप इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। हाँ जी। म्यूचुअल फंड सब समझते हैं, एसआईपी सब समझते हैं, लेकिन एआईएफ जिससे भी आप बहुत क्लोजली जुड़े हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जिसे कहते हैं, अब सेबी ने एक और गो हेड दे दिया, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ, फिर पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ज़रा ये आप अगर समझा पाएँ दर्शक। म्यूचुअल फंड सही है। अब म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि सरल प्रोडक्ट्स होते हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपका बेसिक्स है। जब एक कॉर्पस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है वो बदलती है। फिर उनका ये होता है कि कितना लार्ज कैप ले लूँ, कितना फ्लेक्सी कैप, कितने म्यूचुअल फंड, राइट। आप कुछ और डिफ्रेंशिएटेड क्या है, कुछ और डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं क्या, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है 10 सालों में। इसी कारण एआईएफ आज 12 लाख करोड़ का हो गया है। चाहे अगर मुझे इक्विटी भी करना है तो डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ। म्यूचुअल फंड में टिपिकली आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में रिस्क कम लेते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा रहते हैं, इंडेक्स प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं, टिपिकली ऐसा ही होता है, राइट। बट अगर आपको इंडेक्स से डिफरेंट पोर्टफोलियो चाहिए और आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि आपका अल्फा आउटसाइज्ड हो एक एवरेज म्यूचुअल फंड से, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का रोल उसमें आता है। अब डिफरेंट कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपका म्यूचुअल फंड में बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिक कैटेगरीज हैं, सेबी ने सब डिफाइन कर दिया, आप चुपचाप उसको फॉलो करो, लाइफ बढ़िया चलती है। यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट पीएमएस और एआईएफ हाउसेज ये अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हमारे बात करें मोतीलाल ओसवाल में, हमारे जो ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने थीम बेस्ड ऑल्टरनेट प्रोडक्ट बनाया। अच्छा। तो हमारे हिसाब से अगले 5, 10, 15 सालों में अलग अलग जो थीम इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है वो थीम पे हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, 2007 में जब इंडिया की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन टच हुई थी, रामदेव जी ने एक वेल्थ क्रिएशन लिखी, इंडिया नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। 60 साल लगे 1 ट्रिलियन पहुंचने में। उनका ये मानना था कि अब अगला ट्रिलियन और अगला ट्रिलियन जल्दी आएंगे, और एक्चुअली आप देखेंगे 2007 से लेकर 2025 तक हम 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन होकर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, राइट। तो हमने एक फंड लॉन्च किया, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो। जब हम 1 ट्रिलियन थे, ठीक है ना, अब उसमें थीम ये थी कि भाई इंडिया में अगर ग्रोथ अब फास्टर होगी तो जो जो स्पेसेस में ग्रोथ होगी, जो जो सेक्टर्स में और स्टॉक्स में ग्रोथ होगी, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। तो चाहे वो गारमेंट सेक्टर था, चाहे वो ऑटो सेक्टर था, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर था, अलग अलग सेक्टर्स थे, कंजम्पशन था। तो हमने वो फंड उसी को डेडिकेट किया कि भाई इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ जो बिजनेसेस फास्ट ग्रो करेंगे उसको इस पोर्टफोलियो में डालेंगे। अब एक स्मॉल एग्जाम्पल है, 2007 में ये फंड का एनएवी था 10 रुपये, इंडियन इकोनॉमी थी 1 ट्रिलियन। कितने साल हो गए, 15-16 साल हो गए शायद। तो 15-16 सालों में इकोनॉमी हुई है 4 गुना और ये फंड हुआ है 10 गुना, इसकी एनएवी हुई है 110। ऐसे ही हमने एक फंड 2-2.5 साल पहले लॉन्च किया जिसका थीम था फाउंडर्स। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि फाउंडर्स मतलब ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रमोटर। तो हमने ये देखा हमारी एक स्टडी में कि पिछले 25 सालों में
अगर आप टॉप 10 बिजनेसेस देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर, जो टॉप 10 बिजनेसेस हैं सब प्रमोटर बिजनेसेस हैं। 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, प्रमोटर ओरिएंटेड कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और PSUs। तो ये जो टॉप 10 है इसमें एक भी MNC, एक भी PSU नहीं है, सारे के सारे, चाहे वो बजाज ग्रुप हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो सन फार्मा हो, अलग अलग सेक्टर में, राइट। तो हमारा ये था कि अगर पिछले 25 सालों में प्रमोटर्स ने वेल्थ क्रिएट की है तो अगले 25 सालों में भी प्रमोटर्स वेल्थ क्रिएट करेंगे, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ फंड विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो उसके बेसिस पे हमने ये फाउंडर्स फंड क्रिएट किया है। तो पिछले 25 सालों में एक HDFC बना, एक आइशर मोटर बना, एक सन फार्मा बना, अगले 25 सालों में नाम चेंज होंगे। तो इस फंड में वो है कि अगले 20-25 सालों में कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, उस पर बेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे 5 ही फंड हैं, म्यूचुअल फंड में 15 हैं, बट यहाँ 5 ही फंड हैं जो 5 थीम पे चलते हैं। और उन्हीं फंड्स को हम PMS में भी देते हैं, उसी फंड को हम AIF पे भी दे रहे हैं, और उन्हीं फंड्स को अब हमने गिफ्ट सिटी में डॉलर डिनोमिनेटेड स्ट्रक्चर पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रक्चर को अलग कर दिया। और इनमें थ्रेशोल्ड क्या होता है? AIF में PMS में 50 लाख होता है, 50 लाख, और AIF में 1 करोड़ होता है। अच्छा। अभी PMS तो सिंपल है, बिकॉज PMS में तो आप जनरली आप सिर्फ इक्विटी कर सकते हो, बट AIF में 3 कैटेगरीज हैं जो रेगुलेटर ने डिफाइन किया। एक है कैटेगरी 1, जिसमें कि आप बेसिकली जो एंजल इन्वेस्टिंग फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, एकदम ही अर्ली स्टेज, मतलब वेरी 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 हाई रिस्क, राइट। उस प्रकार के फंड्स कैटेगरी 1 में लॉन्च होते हैं, जिसका साइज आज की तारीख में करीबन लाख करोड़ के आसपास है। मतलब 1 लाख करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स ने वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। ये रिस्क एपेटाइट चेंज हुई है, जो पहले म्यूचुअल फंड समझाना पड़ता था, फिर इक्विटी, फिर SIP, आज 1 लाख करोड़ आपके पास में, और ये HNI पैसा है, राइट। कैटेगरी 2 में आप प्राइवेट इक्विटी करते हैं, ग्रोथ कैपिटल करते हैं, या रियल एस्टेट करते हैं, या आप डेट करते हैं। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है, 8-8.5 लाख करोड़ की कैटेगरी ये है। आप समझिए कि 8-8.5 लाख करोड़ में प्राइवेट इक्विटी अनलिस्टेड है, नो लिक्विडिटी, 15-15 साल के फंड हैं। रियल एस्टेट, गुड वे टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर, कि अब आप फिजिकली मत खरीदो, इस फंड के थ्रू आ जाओ। एंड देन आपके जो प्राइवेट क्रेडिट फंड्स है, बिकॉज आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन बहुत टाइट है डेट फंड्स के लिए, तो वहाँ पर बहुत बेसिक इन्वेस्टिंग आपको करनी है तो वहाँ करिए, बट अगर आपको रिस्क लेना है, क्रेडिट रिस्क लेना है, तो आप AIF की तरफ कैट 2 में आइए, जिससे आपका यील्ड 2%, 3%, 4% से बढ़े। फिर कैटेगरी 3 आती है, जिसमें आप इक्विटीज़ करिए, इक्विटीज़ और लॉन्ग शॉर्ट। तो ये कैटेगरी करीबन 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ के आसपास। और अब ये सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ बेसिकली इट्स लाइक PMS और AIF जैसे प्रोडक्ट्स, जिसमें साइज बहुत बड़ी है, मिनिमम 50, मिनिमम 1, उसमें थोड़ा सा रेगुलेशंस को टाइट करके इसमें 10 लाख कर दिया इसका। तो आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मैं मिलता हूँ कि हमको भी ऐसे टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, बट ये 50 लाख और 1 करोड़ ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अमाउंट। करेक्ट। तो काफ़ी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कुछ नहीं है, 11-12 लाख करोड़ मेरे ख्याल से इन्वेस्टर बेस 1.5 लाख ही होगा। म्यूचुअल फंड में 5 करोड़ इन्वेस्टर हैं, तो 10 लाख होने से मेरे ख्याल से काफ़ी जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जिनने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का पोर्टफोल्यो बनाया, उनको फ्लेवर भी लेना चाहते हैं, फ्लेवर भी मिलेगा। और जो कैटेगरीज सेबी ने इंट्रोड्यूस की हैं बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हैं। इसमें जो आपकी लॉन्ग शॉर्ट टाइप कैटेगरीज हैं, जिसमें आप डेट प्लस स्ट्रक्चर बना लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा बट ओवर टाइम लोग समझेंगे। मतलब वो फ्रीडम दी है ज़्यादा म्यूचुअल फंड मैनेजर फ्रीडम को, भी है, प्रोडक्ट भी बना लें, इनोवेट कर लें, तो और हल्का सा रिस्क आप बढ़ाइए, बट रिस्क को कैप करके रखा है सेबी ने। बट आपको बहुत ही अलग प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे जो आज इतने पॉपुलर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये जो SIF कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें नॉर्मल इक्विटी प्रोडक्ट से थोड़े से हट के प्रोडक्ट्स आएंगे, बट अभी भी ये सब समझ रहे हैं। रेगुलेशन अगली बार जब इंटरव्यू करेंगे तो सिर्फ तो इसमें तो आप देखेंगे कि 3 या 4 AMCs और हम भी हैं उसमें, सब एक अलग ही टीम बना रहे हैं, क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर्स हैं इनकी कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज भी अलग है। तो नई टीम बन रही है, नया ब्रांड होगा, नया आइडेंटिटी होंगे, नए प्रोडक्ट्स होंगे, बट येस मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन अ स्मॉलर अमाउंट विद लिक्विडिटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो इंटरेस्टिंग है। देखिए आपकी एक शुरू से ही इनफैक्ट मैं कहूँगा वन ऑफ द फर्स्ट फंड हाउसेस थे आप, जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा एम्फोसिस पैसिव फंड्स, जैसे आपने कहा, जिन्हें इंडेक्स फंड्स कहते हैं, उस पर भी एक आपका एक बहुत ही शार्प फोकस है। इनफैक्ट एक अलग ही बिजनेस हेड है उसके देखने के लिए। कई जो यंग लोग हैं जो सबसे पहला सवाल आपसे आकर यही करते होंगे कि सर शुरू कैसे करें। समझ गए हम कि
हमें SIP करनी है। इनफैक्ट कई लोग तो सोचते हैं SIP और म्यूचुअल फंड ही अलग चीज़ है, तो इतनी पॉपुलर हो गई SIP। लेकिन कोई यंग 22-23 ईयर ओल्ड लोग पहली सैलरी आई है और शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि बास्केट जो है बड़ी होती जा रही है। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई मैं किस में शुरू करूं, तो आपकी क्या उनको राय रहती है? ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतने प्रोडक्ट्स, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज, और इतनी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर कोई बहुत ही यंग इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम काम करना शुरू करता है और सेविंग्स की तरफ जा रहा है, तो मेरा हमेशा यही एडवाइस रहता है कि आप शुरुआत एकदम लो रिस्क इक्विटी प्रोडक्ट से करिए। उसमें दो ही चीज़ मैं रेकमेंड करता हूँ, या तो आप कॉम्बिनेशन में आप लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप का एक एक्टिव म्यूचुअल फंड लीजिए, भले वो 60% या 70% आपका, जैसे 1 लाख रुपए की SIP है तो आपने 60-70 हज़ार रुपये का कर लिया, कोई भी अच्छा लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, दिस इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट इन द एक्टिव स्पेस। और बाकी का जो 20-30% है वो आप निफ्टी 500 इंडेक्स खरीदिए। अब निफ्टी 500 इंडेक्स इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ हैं, उसमें करीबन 82% लार्ज कैप ही होता है, और वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देता है लंबे समय पे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप कॉम्बिनेशन कैसे करना है वैसे कर लीजिए, बट गुड वे टू स्टार्ट इज द निफ्टी 500। पहले आप मार्केट को समझो, तो मार्केट को समझने के लिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करो, और निफ्टी 500 इज़ मार्केट, निफ्टी 50 इज़ अ मार्केट, निफ्टी मिड कैप 150 इज़ अ मार्केट, राइट। और जब एक बार आप अकस्टम हो जाते हैं कि ठीक है इसमें ये वॉलीटिलिटी है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो कि नहीं अब मुझे मार्केट से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न चाहिए, फिर आप अपना एक्टिव का एलोकेशन, फिर एक्टिव के अंदर धीरे धीरे आप थोड़ा सा मिड कैप की तरफ, थोड़ा लार्ज कैप, बट स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी लाइक वेरी डाइवर्सिफाइड निफ्टी 500 काइंड ऑफ इंडेक्स। उसको कंबाइन कर दीजिए आप कोई अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड से या कोई अच्छे लार्ज कैप से, तो आपको दोनों का एक एक्सपीरियंस होगा, एंड देन फिर आगे की जो आपकी जर्नी है। बट जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, 1-2 साल में जितना जल्दी हो सके उतना सीख लो, बिकॉज आपके पास में बहुत समय है और आप इनिशियल पीरियड में रिस्क ले सकते हो। तो जितना जल्दी आप इक्विटी से अकस्टम होंगे, तो नेक्स्ट लेवल है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो एक्चुअली ऊपर नहीं है, नीचे है, राइट। जैसे बोलते हैं कि जो नया ग्रोथ आ रहा है इकोनॉमी का वो रूरल इंडिया से आएगा, अर्बन इंडिया तो सैचुरेटेड है। वैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो ऊपर की कंपनी है, ऊपर की जो 50-100 कंपनियां हैं, वो तो सभी जानते हैं, वहाँ पर उतना कंपाउंडिंग नहीं है, बट उतनी रिस्क भी नहीं है, बट जो रियल मीट है वो नीचे है। और जैसे आपने राइटली बोला, पिछले 10 सालों में इतने जो रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद में आप देखिए कितने नए सेक्टर्स इमर्ज हुए हैं जो 10, 15, 20 साल पहले होते नहीं थे। आज आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस अच्छा लगता है तो 4 म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं, आपको इंश्योरेंस बिजनेस अच्छा लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड हैं, पावर कंपनीज लिस्टेड हैं, न्यू एज ये जो डिजिटल कंपनीज आ गई हैं, आपकी पॉलिसी ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, QCR सेगमेंट है, तो ये एक नया एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है। टेलीकॉम लेना है, टेलीकॉम ले लीजिए, बिकॉज टेलीकॉम में भी बहुत एवोल्यूशन हुआ है, वायर्ड फोन टू वायरलेस फोन टू आज डेटा है, राइट। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और नए बिजनेसेस आ रहे हैं। आज देखिए ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ है कि 20 साल पहले जब प्रमोटर्स को केपेक्स करना होता था या ग्रोथ की तरफ जाना होता था तो जनरली बोरो करते थे, और बोरो में एक रिस्क रहता है कि कभी इकोनॉमी अगर स्लो होती है तो आप डेट ट्रैप में भी फंसते हैं, राइट। तो देख चुके हैं हमने, NCLT के बाद में थोड़ा क्लीन अप हुआ है, बट आज के जो प्रमोटर्स हैं वो इक्विटी के थ्रू फंड रेजिंग करते हैं। तो कैपिटल मार्केट इतना बोएंट हो गया है, आप स्टार्टअप हो तो भी लिक्विडिटी अवेलेबल है, देयर आर एंटरप्रेन्योर्स विलिंग टू बैक यू। आपको प्राइवेट इक्विटी चाहिए, प्राइवेट इक्विटी अवेलेबल है, आपको मार्केट में आना है, आप मार्केट में आइए। तो आज जो एक डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग बोलते हैं, जो 15-20 साल पहले 0.8 के आसपास होता था, राइट, आज ये 0.48 हो गया है। तो बैंकर्स भी समझ गए हैं कि किसको कितना लेंड करना है, और बोरोर भी कॉशियसली बोरो करते हैं क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज। जो कंपनी है, इनफैक्ट मुझे तो आपसे आके ऑफिस में मिलने में डर लगता है अखिल, क्योंकि आपके वो जो रामदेव अग्रवाल जी बैठे हैं उनसे कहीं भी मिल लीजिए तो 4 सवाल तो फेंक देते हैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के नंबर्स पर, करेक्ट, और मैं आंसर दे नहीं पाता। करेक्ट। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि दलाल स्ट्रीट, अपना जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग और जो आपकी कंपनी ने टावर बनाया है, मोतीलाल ओसवाल का जो टावर अब बन गया, और मुझे याद है कि मोतीलाल ओसवाल जी को जब मैं पहली बार मिलने गया तो छोटे से ऑफिस में थे वो, और ये बात 25-30 साल पुरानी है, इंटरव्यू लेने गया था उनका मैं। तो वहाँ से अब ये टावर्स मैंने सुना है आप कहीं और शहरों में भी ऐसे ही बना रहे हैं, तो बहुत एक बड़ी ग्रोथ हुई है। लेकिन DNA में इक्विटी है आपके फाउंडर्स की, आपके कंपनी की। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई कंपनी की, फिर बीच में कहीं देखा एक लल सा आ गया,
कि ना कोई ज़्यादा बढ़त हुई ना घटत हुई, लेकिन अब एक फिर जंप मारा है आप लोगों ने, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है, एक बहुत ही ओल्ड ब्रांड है, रिकग्नाइज ब्रांड है, इक्विटी की इतनी रिच एक्सपीरियंस है, आप क्योंकि बिजनेस भी देखते हैं, ग्रोथ भी देखते हैं, तो अगले जो अपने खुद के एग्जाम्पल से नेक्स्ट 5 इयर्स को आप किस तरह देखते हैं? देखिए 25-30 साल की मेहनत से आप सबके 5 करोड़ इन्वेस्टर्स पर हम आ गए म्यूचुअल फंड के, 50 करोड़ तक कब पहुंचेंगे? 50 करोड़ पहुँचते पहुँचते समय लगेगा। 50 करोड़ पहुँचते पहुँचते चलिए 25 करोड़ पे कब पहुंचेंगे? 25 करोड़ या 50 करोड़ इन्वेस्टर, यूनिक इन्वेस्टर्स पहुँचते पहुँचते जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है 2047, मतलब इंडिया एट 100, मेरे ख्याल से 23 साल में ऐसा होगा, समवेयर बिटवीन 30 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। तो जिस तरीके से अब इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में, वो कंपाउंडिंग भी शुरू हो गई है। कंपाउंडिंग ऑफ एडिशन ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स, ये जर्नी शुरू हो गई। आप देखें ना, पिछले 5 साल में डबल हो गया। 2.5 करोड़ इन्वेस्टर थे, 5 करोड़ हो गए, 5 करोड़ क्रॉस हो गए। तो मैं तो खुद हमारी कंपनी में देख रहा हूँ कितने नए इन्वेस्टर्स रोज़ आ रहे हैं, रोज़। करीबन 65% ऐसी पॉपुलेशन इंडिया की यंग कंट्री है जो 30 साल के नीचे है। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन जैसे जैसे वर्क फोर्स में आ रहा है, जैसे जैसे कमा रहे हैं, तो अब इंक्रीमेंटली ये जो नया वर्क फोर्स आ रही है वो सब शुरुआत से ही म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर रहे हैं। तो एक हमारे एज के लोग हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, बट जो यंग जनरेशन अभी आ रही है वहाँ से ये जो फोलियो एडिशन हो रहा है। तो आप कोई भी एक यंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में देखेंगे, जिस तरीके से ग्रो है, ज़ीरोदा है, ये यंग कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, और कनेक्ट करते हैं नई जनरेशन से, और वहाँ से ये फ्लड आ रहा है। तो 25 करोड़ 50 करोड़ होगा, बट अगले 25 साल में होगा। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, ये 25 साल पहले भी सनराइज इंडस्ट्री थी और आज भी सनराइज इंडस्ट्री है। अभी तक ये सन इज नॉट गॉन एट, वो बीच में नहीं पहुंचा है, इट्स नॉट 12 नून, अभी भी सुबह के 5-6 आपने इनफैक्ट अभी हाल में एक इंटरव्यू पढ़ रहा था आपका, आपने बोला उसमें कि अगर हर साल 1% भी अगर हाउस होल्ड सेविंग आ जाए इसमें, तो 10 लाख करोड़ तो वैसे ही आ जाएंगे। 1000 लाख करोड़ का 1% 10 लाख करोड़ है, राइट। तो अगर अभी 5% पे हमारा पेनिट्रेशन है, तो 5 का 6 होता है, और ये 2.5% था 5-6 साल पहले। 2.5 का 5 हुआ, तो आप देख लें कि हर साल म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 6 से 7 लाख करोड़ का ग्रॉस फ्लो है, राइट। तो आप इंक्रीमेंटली अगर 10 साल में हम ये मानते हैं कि ये 5% 10% पहुँचता है, आई होप सो, तो आप समझे 50 लाख करोड़ तो लोकली आएगा। और उसी के कारण फॉरेनर्स ने इतनी सेलिंग की है 4-5 सालों में, 50-60-70 बिलियन डॉलर तक शायद बेचा है। उनकी जो होल्डिंग है वो 23% से 18% पे आ गई है, और रिटेल ओनरशिप ऊपर चली गई है। तो ये सारा जो फॉरेनर्स का सेलिंग हुआ है वो पूरा इंडियंस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं इंडियन मार्केट्स का जब बात करता हूँ, मैंने मेरे माइंड में जो 3 फ्रेमवर्क बनाए हैं वो है कि एक तो आप किसी भी कंट्री का मैक्रो देखिए, तो हमारी कंट्री के जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी देखिए लास्ट क्वार्टर का आपने जीडीपी नंबर देखा, 7% के ऊपर है, 7.4%। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, राइट, फॉरेक्स रिजर्व्स ऊपर जा रहे हैं, आपके जीएसटी नंबर्स देख लीजिए, कोई भी ऐसा मैक्रो डेटा पॉइंट देखिए, ये सब एक पॉजिटिव बुल मार्केट की तरफ इशारा करता है। सेकेंडली आप देखते हैं कि अगर इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो भी अच्छा करेंगी, उनके भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उनके शेयर के दाम भी बढ़ेंगे, और जब शेयर के दाम बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो लिक्विडिटी आएगी, मैक्रो माइक्रो लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कैसी, अभी 4 सालों से तो सिर्फ डोमेस्टिक लिक्विडिटी आ रही है। हमारी एसआईपी बुक 7,000 करोड़ की 25,000 हो गई, 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से 5 करोड़ इन्वेस्टर हो गए। टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड का AUM 2013 में 1 लाख करोड़ था, आज 50 लाख करोड़ है। मतलब ये सब 10 साल में हुआ है। तो आप समझिए कि तो चलेगा, और साथ में अगर हमारा देश अच्छा करता है तो फॉरेनर्स भी इन्वेस्ट करेंगे, और करना शुरू किया है पिछले 2-3 महीने से। आप देखिए 1 बिलियन 1.5 बिलियन के आसपास डाल रहे हैं ये लोग। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, आप देखेंगे कि मोस्टली जब FIIs पैसा डालते हैं तो ये ETFs के थ्रू डालते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग पैसिव फंड्स होते हैं, और ये लोग स्टॉक्स पे कॉल नहीं लेते हैं, सीधा इंडेक्स खरीदते हैं। तो एक इंडेक्स है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसमें सारी इमर्जिंग मार्केट, तो जब ये कॉल लेंगे कि हमको इमर्जिंग मार्केट में एलोकेट करना है तो उसमें सारे इमर्जिंग मार्केट आ जाते हैं। तो 5 साल पहले या 7 साल पहले चाइना का 40% हिस्सा था इसमें, और इंडिया का 7% था, 7। आज चाइना 24 पे है, इंडिया 22 पे है। तो अब आप समझिए कि अगर $100 बिलियन एलोकेट होता है तो 22 तो उसमें हमारे पहले 7 बिलियन आता था, आज
$22 बिलियन आएगा। तो ग्लोबल लिक्विडिटी, लोकल लिक्विडिटी, मुझे नहीं मालूम इस साल में होगा कि अगले साल या अगले के अगले साल, बट इतना लिक्विडिटी आएगा। अब उस टाइम पे देखना है कि हमारा ग्रोथ, लिक्विडिटी, वैल्यूएशन वो किस तरीके से होगा, बट आएगा बहुत एक ऐसा फेज आएगा, उसमें अगर आप इक्विटी से बाहर रह गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बताइए अखिल कि आपका जो बैकग्राउंड है, बचपन, आप क्या एक बिजनेस फैमिली से आते हैं? क्योंकि ये जिस तरह से आपने सेल्स और बिजनेस को एक तरम पकड़ के रखा है हाथ में, तो ये कहाँ से ये लर्निंग्स, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड लाइक, ये बताइए। So my father is a chartered accountant, so he is a entrepreneur. I mean, he's a professional actually. So he's not done job actually, right? So he was a professional. Professional chartered accountancy for practice थी। In his professional life, he is कभी-कभी उन्हें assignments लिए हैं कोई ग्रुप में, तो मैंने वो देखा है कि एक जो entrepreneurship या एक जो प्रोफेशनल के जो स्ट्रगल्स हैं, अप्स हैं, डाउन्स हैं, तो या बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो थोड़ा सा इट्स मोर ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। जिस तरीके से मैं बड़ा हूँ मैंने उसी तरीके से देखा है। लाइक मेरे फादर की सैलरी नहीं थी, राइट? तो कोई महीने पैसे आते हैं, कोई महीने पैसे नहीं आते, कोई महीने अच्छे जाते हैं, कोई महीने अच्छे नहीं जाते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो उनका जो जिस तरीके से माइंडसेट था और किस तरीके से मेरी जो मदर थी वो फाइनेंसेस को मैनेज करती थी। माय फादर ने वो मैनेज फाइनेंसेस, सारा पैसा इधर आता था। तो मॉम जिस तरीके से उस पैसे को बचा के रखती थी फॉर द रेनी डेज, तो वो मेरे थोड़े इनिशियल लर्निंग्स थे। और जिस तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हूँ या जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, उसका काफ़ी जो एक लर्निंग और इंस्पिरेशन है वो वहाँ से आ रहा है। मदर इज बीन अ बिग इंस्पिरेशन, बिग इंस्पिरेशन। सेविंग के अलावा सबसे बड़ी क्या चीज़ सीखी आपने उनसे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर अगर काम कर रही होती थी तो शी वुड हैव बीन वेरी बिग बिजनेसमैन और वेरी बिग CEO, बिकॉज उनका माइंड बहुत श्रूड है, उनका माइंड बहुत इनोवेटिव है। जैसे कभी घर में रेनोवेशन हो रहा है तो एंड टू एंड, मतलब डिज़ाइनिंग से लेके कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करना हो, ये सब मैंने देखा है मम्मी को करते हुए। शी इज़ गॉट द एंटरप्रेन्योरशिप थिंग। अनफॉर्चुनेटली शी हैज़ बीन अ हाउसवाइफ, अलग जनरेशन में पैदा हुई। बट आप अभी भी उनसे बात कर लो तो आपको 4 बातें सिखाई देंगी बिजनेस के बारे में। करेंगी यहाँ इंटरव्यू मेरे साथ? हाँ, कभी करेंगे भाई। चलिए बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करके। सेल्स जिसमें आप बहुत माहिर हैं, वो एक बहुत हाई प्रेशर का काम है, और आप तो इतना ट्रैवल भी करते हैं। जब आपसे बात करता हूँ, इस शहर में आप होते नहीं, कभी इस एयरपोर्ट पे, कभी उस एयरपोर्ट पे। मेरे ख्याल से क्लोज टू 1 लाख तो आप इवेंट्स कर चुके होंगे, इंटरैक्शंस लोगों के साथ। अब काउंट नहीं है, काउंट भी नहीं होगा। काउंट अभी काउंट। लेकिन चलते रहना, स्ट्रेस को मैनेज करना, क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई यंग लोग हैं आपकी इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्री के बाहर हैं, जो आपको एक बहुत ही रोल मॉडल मानते हैं लाइफ में। तो उनको क्या एडवाइस देंगे? आपके काम, मेहनत तो एक जगह है, लेकिन अपने आप को जो बाकी टाइम है उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? अभी 25 साल से मैं सेल्स में ही हूँ, लार्जली मैंने सेल्स का ही काम किया है। बट जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सही तरीके से बताया कि मैंने कभी सेल्स को सेल्स के तरीके से सेल्स नहीं किया है, राइट? तो मेरा हमेशा यही था कि जैसे आपने बताया कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप्स बनाओ, दोस्ती करो, यारी करो। एक जो प्रोफेशनल बॉन्ड को, मेरा एक रहता है कि प्रोफेशनल बॉन्ड को एक पर्सनल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोफेशनल से पर्सनल बॉन्ड पे, तो ऑटोमेटिकली आप कूल हो जाते हो, सामने वाला भी कूल हो जाता है, एक प्रेशर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर अपने अच्छे से बात करते हैं, आपके क्या ऑफरिंग है, लेना है नहीं लेना है। सो ट्रांजैक्शनल बिजनेस से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मतलब 25 साल पहले ही पीछे अगर चले जाऊँ, जब मैंने बिरला ग्लोबल फाइनेंस ज्वाइन किया था, और मेरा फर्स्ट असाइनमेंट था गोवा में, राइट? मैं जस्ट पढ़ के वापस आया था लंदन से, और गोवा भेज दिया था मुझे। उस टाइम पे हम लोग कार लोन्स करते थे, राइट? अब मैं गोवा में 23 साल का था, कुछ पता नहीं है कहाँ पर जाना है, कैसे करना है। तो ऐसे ही एक कार डीलर में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, उसके साथ में दोस्ती हो गई। वो भी यंग था, मैं भी यंग था, हम लोग पूल खेलते थे, घूमते फिरते थे। उसके थ्रू एक बहुत बड़े वहाँ पर कमिश्नर थे कस्टम्स में, तो उनको गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, और मारुति बलिनो फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा था, राइट? एंड वो जो ऑफिसर थे, उनके साथ में एक ऐसी रिलेशनशिप बनी कि उनने मुझे बोला, अखिल एक बहुत बड़ा बैंक है और एक तुम हो। वो बैंक 12% पे इंटरेस्ट में चार्ज कर रहा है, तुम 15% चार्ज कर रहे हो, राइट? तो
एक ही तरीके से आपको ये डील मिल सकती है, और वो है कि आप मेरे को 24 घंटे में डील करके दो। मैंने बोला डन है। और मैं 23 साल का था तभी। मैं बॉम्बे फ्लाई किया वो क्रेडिट अप्रेजल करने के लिए, अप्रूव कराया, 24 घंटे के अंदर गोवा ऑफिस गया और 48 घंटे में तो हमने चेक दे दिया और फिर सारे पेपरों में छप गया कि अखिल चतुर्वेदी गिविंग। तो वो फर्स्ट जो एक सक्सेस था रिलेशनशिप से सेल्स करना। आप समझिए 12% का इंटरेस्ट रेट और 15% का इंटरेस्ट रेट, उसमें आप एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल को फर्स्ट एवर बलिनो कार प्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसे ही रहा है मेरे साथ में। एंड मेरा फर्स्ट प्रमोशन भी पहले 3 महीने में हो गया था इस चीज़ के वजह से। फर्स्ट 3 मंथ्स में फर्स्ट 3 मंथ में प्रमोशन, और फर्स्ट 1 ईयर में आई बिकेम द ब्रांच हेड। तो मेरा टाइटल मैनेजमेंट ट्रेनी था, बट मेरा काम ब्रांच हेड का था। न्यू बॉम्बे वाशी का ब्रांच हेड में बना था 1 साल के अंदर। लेकिन आप में जो खासियत है वो ये है अखिल के आप आजकल, मतलब वक्त भी बदला है, लेकिन आप हमारी जनरेशन में भी, आप तो यंगर हैं, लेकिन कई लोग चेंज करते थे जॉब्स जहाँ से बेटर ऑफर आया, राइट। लेकिन अगर आपका पूरा मैं करियर ग्राफ देखूं, बहुत कम जगहों में आप गए हैं। आप अपने आप को समय देते हैं एक जगह में ग्रो करने के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में? दोनों तरीके ठीक हैं, कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, लेकिन आपके मुताबिक एक क्या रीज़न होना चाहिए इंसान को एक कंपनी में ग्रो करने का, विज़वी ऑल द टाइम लुकिंग अराउंड कि मैं यहाँ से कूद मार के कहीं और जाऊँ? तो इसमें 2 चीज़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं अपने जो हमारे नए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं, स्पेशली जो यंग होते हैं, उनको मैं हर मेरे इंडक्शन में मैं उनको यही समझाता हूँ। एक तो मैं लकी था कि मुझे अच्छी कंपनियाँ मिली। बीच में एक कंपनी मिली, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई, बात करेंगे, बट बिरला ग्रुप में काम करना इटसेल्फ मतलब एक प्रेस्टीज था। आदित्य बिरला ग्रुप में आप काम कर रहे हैं। और फिर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप में मैंने 12 साल, अभी मेरे 12 साल ख़त्म होंगे जुलाई में। तो आई बीन लकी कि जिस तरीके की कंपनियाँ मिली हैं उसमें मैंने अपने आप को बहुत एंजॉय किया है। मैं 2 ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो पैसे से ज़्यादा आपका जो काम है उसको आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, वो कंपनी का माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट है, कुछ बड़ा बनना है, स्केल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा देखता हूँ। और उसमें फिर आप लगे रहिए। देखिए कंपाउंडिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई अगर आप 15% पे कंपाउंड करते हो तो 5 साल में डबल होते हो, 10 साल में 4 गुना होते हो। इसी तरीके से जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी कंपाउंडिंग प्ले करता है। आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हो तो शुरू में वो आपको मतलब रिटर्न देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और जब आप एक कंपनी के साथ में लॉयल रहते हैं तो कंपनी भी सामने देखती है, और कंपनी के साथ साथ में जब आप बड़े होते हो तो आप भी बड़े होते जाते हो कंपनी के साथ में, और पैसा फॉलो करता है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पैसे को नहीं चेज़ करें, बट फिर भी अगर आप में ये पेशेंस है और समाओ आप पैसे को पीछे रखें और अपने काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, और फिर कंपनी के साथ कंपनी को बढ़ाएं, साथ में आप भी बढ़ें। पैसा तो पीछे आना ही है, बिकॉज हर लेवल में एक बैंड है। तो मेरा ये था, बहुत डिफ़िकल्ट था शुरू में, बहुत टेम्पटेशन आते हैं, अभी भी आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फिर घूम फिर के सोचता हूँ यार सब ठीक ही है। तो किसी कंपनी के साथ में आपने 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल गुजार लिए हैं और सब ठीक चल रहा है, सब आपके बॉस खुश हैं, आपके कलीग्स अच्छे हैं, तो क्यों करना है? क्यों करना है? वही एक क्वेश्चन रहता है। एक आध बार बीच में मैंने ऑफ़र लेके रिटर्न भी किया है। ऐसे बीच में एक बार बिरला में मुझे दुबई का ऑफ़र आया था, फिर यू टर्न मार लिया। बस बीच में एक हुआ था, वो थोड़ा सा पीयर प्रेशर था। तो 7 साढ़े 7 साल मैंने बिरला म्यूचुअल फंड में काम किया था, और 2006-07 की तेज़ी थी। दुनिया की सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया में आ रही थी, AIG, JP मॉर्गन, फिडेलिटी, और मेरे जो पीयर थे इंडस्ट्री में, काफ़ी के इंटरव्यू आपने लिए हैं, अब वो सब छोड़ के कोई फिडेलिटी का सेल्स हेड बन रहा है, कोई कहीं का बन रहा है, तो वही मेरे माइंड में थोड़ा सा प्रेशर कि मैं इधर फंसा हुआ हूँ एज मतलब एक प्रोफाइल में, और मेरे जो पीयर्स हैं वो सब एक लेवल आगे और सब बड़ी बड़ी कंपनी, मतलब ये तो ब्रांड है, मतलब वर्ल्ड ब्रांड, नॉट इंडियन ब्रांड। तो उसके प्रेशर में आके मुझे एक जापानीज़ कंपनी का ऑफर आ मिल गया, राइट। वो शिंसे बैंक थी, फिर वो दाइवा को बिक गई, बट टाइमिंग ख़राब हो गया। मुझे ऐसा लगता है वो कंपनी भी बहुत बड़ी बनती थी, लेकिन टाइमिंग वो 2008 का जो लेमन क्राइसिस आया, तो म्यूचुअल फंड लाइसेंस डिले हो गया। शिंसे बैंक पहले इंडिया आ रही थी, उसने दाइवा एसेट मैनेजमेंट को बेच दिया, फिर वो दाइवा वालों में भी ओनर चेंज हो गए, तो बहुत कन्फ्यूजन था। वो 5-6 साल जो बिगड़े, तो वो एक सबसे बड़ा सबक था कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग
शॉर्ट टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म जो आपको सक्सेस मिलती है, उससे ज़्यादा ये एक अच्छी कंपनी में आप लंबे समय रहो वो बेटर है, राइट। तो मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि आप एक स्टेबल बोट में बने रहो और धीरे धीरे बढ़ते रहो। या तो आप कोई रॉकी बोट में जाओ, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, वो रिस्क है, राइट। कुछ लोग लेते हैं, सक्सेस होता है, बट काफ़ी लोग फेल होते हैं। तो सारे जो यंग आपके लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं तो यही बोलूँगा कि अच्छी कंपनी ढूंढिए, अच्छा काम ढूंढिए, अच्छे लोगों के साथ में काम करिए। बस आप ये देखिए कि कंपनी बड़ा सोच रही है कि नहीं। अगर कंपनी बड़ा सोच रही है तो आप अपने आप ही उसी तरीके से काम करोगे बड़ा होने के लिए, और साथ में आप बढ़ोगे। ऐसे ऐसे CEOs हैं हमारे इंडस्ट्री में, जो मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, बट जो रिलेशनशिप मैनेजर से CEO बने, आप गैस कर लो, CEO बने, सेल्स हेड्स बने, मार्केटिंग हेड्स बने, दे वर ऑल असिस्टेंट मैनेजर 15-20 साल शुरू से अधिकतर आपके इंडस्ट्री के जो CEOs हैं, आप हैं जैसे, सब ग्राउंड अप आए हैं। सब ग्राउंड अप ही है। तो आपने अपने प्रीवियस आंसर में बहुत ही अहम बात कही थी कि करियर भी जो है इन्वेस्टिंग की तरह है। या वहां भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलती है 100%। और जो रूल्स आपने बताए करियर के, वही एप्लीकेबल है 100%। इन्वेस्टिंग। आपके रिलेशनशिप्स में, पर्सनल रिलेशनशिप, और गलती एक ही होती है कि दूसरे को देख के कुछ करने की पीयर प्रेशर नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग अपना दिल, बिल्कुल दोनों चीज़ यूज़ करिए। पीयर प्रेशर में होगा, वो सब इमोशंस हैं, उस इमोशन से आपको गुजरना है, फिर उसका पे बैक मिलता है। और सिर्फ जॉब की बात नहीं करता हूँ मैं, तो इंडस्ट्री की भी बात है, जिंदगी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एसेट मैनेजमेंट में 25 साल दिए हैं, तो आज एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री मुझे पे बैक दे रही है। बिल्कुल। कोई लाइफ इंश्योरेंस में 25 साल देगा तो उसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे बैक देगी। आप कोई भी सेक्टर में हो, आप जब उस सेक्टर में बने रहो, ये भी मैं काफ़ी देखता हूँ कि इधर से निकले, उस सेक्टर में गए, फिर उस सेक्टर में गए, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ड्राइवर मनी है, तो इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क। सी, सारे रूल सबको अप्लाई नहीं करते हैं। बट जब कंपाउंडिंग की बात करें, मैं आपको यही बता रहा था कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप है, आपके मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप है, सब कंपाउंडिंग ही है। Correct. जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो अच्छे तरीके से, उसका पे बैक मिलता है। अनवाइंड कैसे करते हैं? अनवाइंड गाने सुनते हैं? नहीं, गाने तो गाड़ी में सुनते ही हैं, बट यस, गेम्स जहाँ तक पॉसिबल हो, लाइक क्रिकेट के बहुत शौक। अलग अलग समय पे मेरा स्पोर्ट्स में एक है मतलब कुछ ना कुछ करना है। तो बहुत सालों मैंने रनिंग की है, फिर बोर हो गया, मुझे फिर याद मैंने है। वो कल्ट फिटनेस ज्वाइन किया, तो बहुत साल वो किया, फिर मैं बीच में साल भर स्विमिंग में चला गया। आजकल मेरे को स्क्वॉश का शौक पड़ा है, क्योंकि जैसे आपने बताया, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टाइम कम पड़ता है। तो स्क्वॉश ऐसा गेम है जो आप ट्रेनर के साथ खेलिए, वो 20 मिनट में आपको पीट पाट के भगा देता है, राइट। 20 मिनट में आपकी कैलोरी बर्न हो जाती है 300-350। तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो आजकल स्क्वॉश एंड काफ़ी जो इंटरेस्टिंग जैसे पॉडकास्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स के पॉडकास्ट सुना। आज कंटेंट इतना अच्छा और इतना, ये तो rich वर्क content। रिलेटेड हो गया ना, तो नहीं, मजे का क्या सुनते हैं? मजे में पढ़ते हैं? फिर थोड़ा फैमिली टाइम, फैमिली के साथ घूमते हैं। वी हैव आवर टाइम टू टाइम। अब आजकल ऐसा हो गया है कि काफ़ी समय तो मैं अपनी वाइफ को भी ले जाता हूँ अपने साथ टूर पे। अगर मेरा टूर थर्सडे से लेकर सैटरडे संडे तक है, तो उसको बुला लेता हूँ कि तू फ्राइडे शाम को आ जाए। तो ऐसे थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और थोड़ा स्पोर्ट्स में, एंड थोड़ा सा कंटेंट कंजम्पशन। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद अखिल आने के लिए। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो हमेशा मच। अच्छा लगता है आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि जल्द एक बार फिर बात करेंगे, और तब तक और इनोवेशन आ गई होंगी। मैं क्यू में था, तो आज मेरा नंबर लग गया आपके साथ। आप कभी क्यों में नहीं हो सकते। बट थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे इंसान आप हैं। इसी तरह से आप सबको खुश करते रहें, एजुकेट करते रहें। एक बहुत जज्बा है आप कि जाके हर जगह जाते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपको और बहुत शक्ति दे थैंक यू कि आप ये करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक।